सो हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ दर्शन सर एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इकलौता टर्म। ये मैटर मतलब क्या? वो बोले भाई यहाँ पे मैटर हो गया और राजा, वो वाला मैटर नहीं है। ये मैटर मतलब क्या होता है? तो वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नोट्स बनाते जाना, हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ, वैसे वैसे नोट्स बनाते जाना। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने का भी कोई रिजल्ट नहीं आता, नोट्स बनाओगे तो ही रिजल्ट दिखेगा। तो व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? तो इसका आंसर दे सकते हैं मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास या possesses मास। बराबर। एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल क्या आएगा? ब्रिक हो गया, फिर हम लोग ले लेंगे बोर्ड, वाटर, फिर गैस, वेजिटेबल्स, एंड ऑल दैट थिंग्स। हम लोग बोल सकते हैं दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ मैटर? व्हाट इज नॉट अ मैटर? तो इसका आंसर भी सिंपल है, एग्जाम्पल से ही दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे व्हाट इज नॉट अ मैटर को ऐसे लिख सकते हैं, मैटर एनीथिंग विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज अ मैटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जैसे कि कोल्ड, स्नीजिंग, स्नीजिंग लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं फीलिंग्स, थॉट। All these things do not possesses space, do not possesses mass and occupy space, and that is why it is not a matter. Okay, सर हम लोगों को ये समझ में आ गया व्हाट इज मैटर। अब ये बताओ मैटर किससे बना हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ? तो इसका आंसर सिंपल है, मैटर इज मेड अप ऑफ very tiny particles known as atoms and molecule। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है उसकी क्यूरियोसिटी है तो आपको इसी स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2nd, 3rd और 4th में वही समझाने वाला हूँ, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज अ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट चीज ये समझता है कि देखो कोई भी साइंटिस्ट को कोई भी नया टर्म मिलता है तो वो सबसे पहले वो टर्म्स क्या है, उसके अंदर क्या है और उसका बिहेवियर जानने की ट्राई करता है। तो यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर सोचेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप of very tiny particles। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा वही है। नेक्स्ट चीज सेकंड है, particles have space between them। नेक्स्ट है थर्ड इज particles attract each other। फोर्थ है particles are constantly moving and that is हम लोग समझेंगे, that is
पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, अब हर एक का एक नेम है। पहले को तो हम लोग छोड़ देते हैं, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसको बोलेंगे इंटर मोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर मोलिक्यूलर स्पेस। कई लोग इसको इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोलते हैं, जैसे हम लोग इंटर मोलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। और नेक्स्ट वन होगा पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका आएगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे एक और टर्म जो सबसे नया है वो है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आप लोग इसे लिख लो और इसको 100% लर्न करना है। ये 100% आपके एग्जाम में आता ही है, कहीं ना कहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये होता है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन समझ रहे हैं। जितनी भी डेफिनेशन समझाऊँ प्लीज़ अच्छे से उसको लिख लेना और उसको लर्न करना, क्योंकि डेफिनेशंस भी आपको पूछी जाती है। काइनेटिक एनर्जी, तो इसके बारे में बात करूँ सो anything which moves possesses काइनेटिक एनर्जी। के लिखा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको याद रखना है, जो भी चीज़ हिल रही है, जो भी चीज़ मूव हो रही है, वो सारी चीज़ों के अंदर काइनेटिक एनर्जी। इससे उल्टा बोलूँ तो अगर कोई चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तो वो मूव कर पा रही है। ओके, अब हर एक चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं। ये एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न कर लेनी है। ये 100% ये भी पूछी जाती है और डेफिनेशंस काफ़ी पूछी जाती है आपकी एनसीईआरटी की बुक से और सीबीएसई के एग्जाम्स में भी। अब हम लोग हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे। ओके, सो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। अब ये कितने टाइनी होते हैं, तो सिंपली आपको एक दी हुई है जो एक्टिविटी, उसी के हिसाब से समझते हैं। आप लोगों को एक वाटर लेना है और वाटर में आप लोगों को कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू कलर्ड सब्सटेंस। तो कॉपर सल्फेट को वाटर में डालना है जिससे पानी आपका ब्लू बन जाएगा। अब आप वाटर को डाइल्यूट करोगे। डाइल्यूट करना मतलब क्या, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने चीनी वाला पानी बनाया है और वो अगर बहुत ही मीठा है और उसको आप लाइट बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो सिंपल यही कर सकते हैं, या तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे, या तो थोड़ा पानी निकाल के थोड़ा पानी, चीनी वाला पानी निकाल के थोड़ा नॉर्मल पानी डाल दोगे। ठीक है, और जिससे वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे भी यही करना है। आपका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन निकाल दो और नॉर्मल पानी ऐड करो, तो ऑब्वियसली कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा और पानी डालते हो, थोड़ा और पानी निकालते हो कॉपर सल्फेट वाला और थोड़ा और नॉर्मल पानी डालते हो तो वापस से और डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसे अगर आप ये प्रोसेस को रिपीट करते जाते हो तो ये डाइल्यूट होता जाएगा और होता जाएगा, बट अपना कलर वो छोड़ेगा नहीं। जो ब्लू कलर का वो सॉल्यूशन है तो वो ब्लू रहेगा। हो सकता है बहुत ही कम ब्लू हो जाए, बहुत ही डाइल्यूट, बहुत लाइट ब्लू हो जाए, पर वो ब्लू रहेगा। इस तरीके से समझ सकते हो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन द साइज। कितने स्मॉल, ये विजिबल नहीं होते। हम लोग देख सकते हैं हमारे सेल होते हैं, आपने देखा हुआ है ऑनियन सेल आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखता है, बट ये पार्टिकल्स आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में भी क्लियर नहीं दिखते, ये भी क्लियर में दिखते हैं, क्लियर बिल्कुल नहीं दिखते। सो दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट चीज हम लोगों को समझनी है, दैट इज आपको ये चीज समझनी है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसको समझने के लिए क्या करोगे, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो और मैं तो बोलता हूँ 100% ये घर पे करना ही, कि ये एक्टिविटी क्या है क्या नहीं आपको समझ में आए। सबसे पहले एक ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको करना क्या है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको नॉर्मली एक वाटर डालना है ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और वाटर डालने के बाद उसको वाटर लेवल को मार्क करना है, मार्कर या किसी भी चीज से मार्क कर लो, और उसके अंदर एक आधा चम्मच या 1 या 2 चम्मच जितना आप नमक डाल दो। नमक डालने के बाद उसको डिसॉल्व कर लो। व्हेन यू आर डिसॉल्विंग इट, आपने जैसे नमक ऐड किया तो ऑब्वियसली आप देख पाओगे कि वाटर लेवल राइज हो चुका है। अब आप उसको डिसॉल्व करोगे और डिसॉल्व के बाद देखोगे तो जो वाटर लेवल था वही का वही आ गया। तो ये डिसॉल्व हो गया, मतलब अंदर तो है, वाटर तो सॉल्टी बन चुका है। अगर आप उसको थोड़ा टेस्ट करोगे थोड़ी देर बाद तो वो सॉल्टी है, वाटर कहीं पे गया नहीं है, वाटर अंदर ही है। तो सॉरी, सॉल्ट कहीं पे गया नहीं है, सॉल्ट अंदर ही है। तो गया कहाँ पे, अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में ऐड होती है, वाटर में आप अगर कुछ भी ऐड करते हो तो उसमें वो एडअप होने के बाद
उसका वाटर लेवल तो राइज होना चाहिए, पर नहीं होता। तो अगर आप वाटर में देखते हो तो जैसे मैं यहाँ पे बताया, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। जैसे जैसे जो स्पेसेस है वो फिलअप होती है, वो किससे फिलअप होती है, तो वो सिंपली फिलअप होती है अंदर ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल से। जो स्पेसेस है उसके बीच में सॉल्ट चला जाएगा और इसकी वजह से वाटर लेवल राइज नहीं होगा। जो जगह थी वही यूज हो चुकी है, नई जगह बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे वाटर लेवल राइज नहीं होता। दैट इज वाई वी कैन से पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड दिस इज नोन एज इंटर molecular space. Now our next characteristics is particles are attracting each other and that is known as a intermolecular force. जो फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है ये कैसे होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिक ले लेते। ब्रिक को आप ऐसे पकड़ के रखो तो क्या वो पाउडर फॉर्म में नीचे गिर जाती है? मतलब ब्रिक के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है, पर वो सब लोग एक मजबूत जोड़ से एक दूसरे को जुड़ा हुआ है। एक मजबूत फोर्स है जो एकदम स्ट्रांग है, जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से वो छूट नहीं जाता, वो सारे पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में नीचे नहीं गिर जाते। बट अगर आप बोलोगे सर ये सैंड में तो होता है, बट बेटा सैंड में दो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ही नहीं हुए होते हैं, वो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है, इसलिए छूट जाता है। पर अगर आप एक देखो तो एक नॉर्मल सा लेटाइस ले लो सैंड का, तो क्या वो सैंड का मतलब एक नॉर्मली एक टुकड़ा ले लो, तो क्या वो टूटेगा, वो पाउडर फॉर्म में जाएगा? तो ऑब्वियसली नॉट, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर आप बोलोगे सर वाटर में तो ऐसा होता है कि वाटर में अगर पानी लिया हाथ में तो पानी थोड़ा हाथ में रह जाता है और थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो ये क्यों होता है? तो सिंपली एक चीज बताना चाहता हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स हर एक स्टेट ऑफ मैटर पे अलग अलग वर्क करता है। जैसे सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैसेस में तो बिल्कुल कम होता है। तो आपने देखा होगा जहाँ पे इंसेंस स्टिक होती है तो इंसेंस स्टिक में से जो गैस निकलता है वो एक ही जगह पे सीधा सीधा ऊपर जाता है और फिर फैल जाता है। रीजन यही है क्योंकि उसमें फोर्सेस ही बहुत कम है, तो वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पर बहुत कम करते हैं और इसलिए वो एकदम डेविएट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग ये समझनी है, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें समझना है, दैट इज okay, let us try to understand our fourth characteristics and that is particles are constantly moving. अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्टिविटी ली है जो एग्जैक्टली रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट ने इसे परफॉर्म किया था। ओके, आपको एक इंस्टेंस देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये क्वेश्चन का आंसर देके देखो। अगर आप एक भीड़ में खड़े हो, बहुत बड़ी भीड़ है और ये भीड़ में अगर आप खड़े हो और अगर पूरी भीड़ इधर से उधर जा रही है तो क्या आप स्टेबल खड़े रह पाओगे? क्या आप मूवमेंट नहीं करोगे? ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा नो सर, हम लोग भी मूवमेंट करेंगे। आगे अगर भीड़ आगे मूव कर रही है तो हमें आगे धक्का लगेगा, पीछे मूव कर रही है तो हमें पीछे धक्का लगेगा। अगर राइट हैंड साइड मूव कर रही है तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड धक्का लगेगा। सो दिस इज रॉबर्ट ब्राउन करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने एक सिंपल चीज की। रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होती है फ्लावर में, वो पोलन ग्रेन्स को वाटर पे रखा और वाटर पे रखने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। अब मैंने जैसे बताया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो यहाँ पे मतलब वाटर इज अ मैटर और वाटर मैटर है, इसकी वजह से वो मूवमेंट करेगा, तो उसके पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। अब जो पोलन ग्रेन है वो, जैसे आप भीड़ में फंसे थे वैसे पोलन ग्रेन भी भीड़ में फंसा हुआ है। किसकी भीड़ में? तो वाटर के पार्टिकल्स की। अब वाटर के पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं तो ये पोलन ग्रेन भी मूवमेंट करेगा। जैसे आप क्लिप में देख पाओगे कि वाटर के पार्टिकल्स में जो पोलन ग्रेन है वो मूवमेंट कर रही है। इसी चीज को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। इसे ब्राउनियन मूवमेंट क्यों बोलते हैं वो तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने निकाला है, इसलिए ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। इसको सिंपली हम लोग डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? So diffusion is getting mixed in one another. Okay, but this is not a definition. अगर मैं रियल डेफिनेशन देने की ट्राई करूँ साइंटिफिक टर्म्स में, ये साइंटिफिक टर्म्स में नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए है। तो डिफ्यूजन एक और चीज बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ particles from higher concentration
टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में CUNC लिखा है, ये याद रखना है। ओके, सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सर हम लोग ये रट्टा लगाने के लिए समझ जाएंगे, रट्टा लगा लेंगे, पर समझ में तो नहीं आएगा, तो मैं समझा देता हूँ इसे क्या कैसे समझते हैं। जैसे आप एक वाटर ले लो, एक बीकर ले लो और बीकर में आप वाटर डाल दो, और वाटर डालने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा वाटर है, और इसके बाद इसमें एक ड्रॉप ग्रीन इंक का डाल दो। अब ये ड्रॉप जैसे ही यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं, क्या ये ड्रॉप ऑफ इंक में पार्टिकल्स ऑफ इंक ज्यादा होंगे? ऑब्वियसली पार्टिकल्स ऑफ इंक ज्यादा है, और पार्टिकल्स ऑफ इंक ज्यादा होने की वजह से उसे हायर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। सो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और क्या वाटर में इंक के पार्टिकल्स है? तो बिल्कुल नहीं है, तो इसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं, जैसे ये इंक इसमें गिरेगी तो क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम हायर, मतलब ये इंक के ड्रॉप से टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोअर मतलब पूरे पानी में, तो इसी वजह से पूरे इंक का पानी मतलब जैसे इंक वाटर में गिरेगी पूरा वाटर ग्रीन बन जाएगा, बिकॉज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन आपको बहुत सारी जगह पे, लिक्विड में तो मैंने बता दिया, गैसेस में भी होता है। गैसेस में डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे आप इंसेंस स्टिक का अभी इंस्टेंस लिया था, इंसेंस स्टिक में क्या होता है, तो उसका जो धुआं है वो पूरे रूम में फैल जाता है। यहाँ पे डिफ्यूजन का डायरेक्ट कनेक्शन टेम्परेचर से है। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर ले लूँ और यहाँ पे मैं अगर डिफ्यूजन ले लूँ, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर लो होगा डिफ्यूजन भी लो होगा। अगर आप एक चीज समझो तो चीनी है, चीनी को मतलब शुगर को अगर आप वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो तो काफी बार आपको स्टीर करता रहना पड़ेगा। बट अगर आप उसको पानी को अगर गैस पे रख दो, और गैस पे रखने के बाद क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो डिजोल्विंग का जो टाइम था वो भी कम हो जाएगा, वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब गेटिंग मिक्स, तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा। एक और चीज को समझ लेते हैं, जैसे एक समझो आपके मम्मी पापा, आपकी जो मम्मी है वो जब किचन में कुकिंग करते हैं तो जिंजर और गार्लिक का यूज करते हैं। ये जो जिंजर और गार्लिक है वो सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं, उसके अंदर एक एरोमा तो होता है, एक स्मेल होती है, पर जब वो पका नहीं है, जब उसको सिर्फ काट के रखते हो तो बहुत नजदीक से जाके आपको स्मेल करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर उसका लो है, कम है, और उसकी वजह से उसमें स्मेल भी, डिफ्यूजन भी कम हो रहा है, उसका एरोमा स्प्रेड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से उसको स्मेल करने के लिए नजदीक जाना पड़ रहा है। बट अब आप दूसरे रूम में चले जाओ, अभी आपको स्मेल ऑब्वियसली नहीं आएगी, बट आपकी मम्मी को बोलो उसको फ्राई करे, और जैसे ही थोड़ा भी फ्राई करेंगे, थोड़ा भी गर्म करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन बढ़ेगा, और डिफ्यूजन बढ़ने की वजह से जो उसका एरोमा है वो डिफ्यूज हो जाएगा पूरे रूम में। जैसे आपका स्प्रे होता है, स्प्रे डिफ्यूज हो जाता है पूरे रूम में, जैसे आप स्प्रे लगाते हो तो पूरा खुशबू हो जाता है, वैसे यहाँ पे डिफ्यूज होगा, और आपको वो जिंजर और गार्लिक की स्मेल दूसरे रूम तक आएगी, और अगर दूसरे मतलब नेबर भी नजदीक में है तो उनको भी आएगी। ओके, सो दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायरेक्ट कनेक्शन डिफ्यूजन के पास है। आपको एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपकी इन टेक्स्ट में कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड कैन बी रीच टू योर नोज व्हेन यू आर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू स्मेल द कूल्ड फूड यू हैव टू गो नियर टू इट। तो इसका भी सेम आंसर है, जैसे हॉट सिजलिंग फूड है उसमें कुछ चीजें होगी जिसका एक पर्टिकुलर एरोमा होगा, जो एरोमा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तब डिफ्यूजन बढ़ेगा और वो एरोमा आपकी नोज तक पहुंच जाएगा। बट अगर कोल्ड फूड है तो उसमें टेम्परेचर लो होने की वजह से उसमें भी वो सब्सटेंस होंगे जिसमें वो एरोमा होता है, पर डिफ्यूजन कम होगा वो एरोमा का, और उसकी वजह से वो आपके नोज तक पहुंचने में टाइम लेता है, वो नोज तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए हमें नजदीक जाना पड़ता है। सो दिस इज सिंपल थिंग, आपको डिफ्यूजन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। Okay, as you can see on the board, classification of matter can be done in the two ways, physical and the chemical। पर केमिकल को समझने के लिए आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर समझना है इसी स्टैंडर्ड का, बट फिजिकल को मैं यही चैप्टर में समझाने वाला हूँ। फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें तो हम लोगों को तीन स्टेट ऑफ मैटर को याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बी हैप्पी, क्योंकि आप तो ये जानते हो 6th स्टैंडर्ड से, 7th स्टैंडर्ड से, बट नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा समझना है, कुछ टर्म्स है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ
जिसमें सबसे पहला टर्म है हमारा, हम लोग बोल सकते हैं रिजिडिटी। सो व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिड, रिजिड का मतलब होता है जो मुड़ता नहीं है। अगर इसको बोले तो ये इसके आएगी डेफिनेशन, टेंडेंसी टू नॉट चेंज शेप and be not be flexible। याद रखना, ये चीज को भी आप लिख लेना और इसको भी लर्न कर लेना। ये डेफिनेशन से जो लर्न करना काफी इम्पोर्टेंट है। तो टेंडेंसी टू नॉट चेंज शेप, सॉरी मैंने शेन लिख दिया, सो शेप एंड नॉट बी फ्लेक्सिबल, ये दोनों चीजों को हम लोग रिजिडिटी बोलेंगे। और रिजिड कौन होता है? तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड ही ऐसे होते हैं जो अपना शेप चेंज नहीं करते। अब दूसरी चीज समझनी है, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, सो ये फ्लूइडिटी किसे बोलोगे? सो टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज अ फ्लूइडिटी। और ये क्या क्या होता है? तो लिक्विड ऑब्वियसली फ्लो होता है और गैस भी फ्लो होता है। आप बोलोगे सर ये थोड़ी ना होता है, ऑब्वियसली गैस फ्लो होता है। हम लोगों ने इंसेंस स्टिक का जो एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पे गैस फ्लो होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता ही है। सो दैट इज ऑल्सो अ फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट चीज हमें समझनी है, दैट इज डेंसिटी। सो डेंसिटी की डेफिनेशन आएगी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। और अगर इसका मैं फॉर्मूला बताऊं तो डेंसिटी का रो आता है, इसे रो बोलते हैं, याद रखना रो। मैं इसको बता देता हूं, रो, ROW, रो। रो इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। अगर इसको साइंस में बताऊं, साइन में बताऊं तो मास का आएगा m और वॉल्यूम का आएगा v। तो बोलेंगे रो इज इक्वल्स टू m/v। और इसका SI यूनिट मीन्स सिस्टम दी इंटरनेशनल यूनिट। तो इंटरनेशनली इसका यूनिट क्या है? तो kg पर मीटर क्यूब। याद रखना, ये चीजें पूछी जाती है। सर ये समझ में आया, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम लोग रट्टा लगा लेंगे, इसका भी रट्टा लगा लेंगे और इसका भी रट्टा लगा लेंगे, बट ये तो समझाओ ये है क्या? तो सिंपली हम लोग ऐसा बोलेंगे, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को समझने के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग ट्रक्स देखते हैं, जहाँ पे ट्रक्स में बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड कॉटन भरा होता है और फिर भी वो ट्रक काफी स्पीड में जा सकता है और वो इजीली मूव हो पाता है। बट हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है, एक ट्रेलर होता है, बहुत ही लंबा सा ट्रक होता है और उसके ऊपर सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 सिर्फ कॉइल रखी होती है, जो हम लोगों को दिखता है काफी छोटी है, फिर भी वो ट्रक धीरे धीरे जा रहा होता है और बहुत बड़ा ट्रक लगता है। तो इनका रीजन क्या है? तो सिंपली यही बोल सकते हैं, जो कॉटन है उसका वॉल्यूम ज्यादा है पर मास कम है, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम है। पर जो कॉइल है उसका वॉल्यूम कम है बट मास ज्यादा है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसको सिंपली हम लोग देख सकते हैं, आप ममरा खाते हो, ममरा, एक हाथ में ममरे ले लो और दूसरे हाथ में पोहे ले लो। अब आप 50 ग्राम्स ऑफ ममरा और 50 ग्राम्स ऑफ पोहा ले लो, तो कौन सी ज्यादा चीज होगी? तो ऑब्वियसली ममरा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होने पर भी मास कम रहता है और इसका वॉल्यूम कम रहने पर भी मास ज्यादा होता है, इसलिए ममरा की डेंसिटी कम होती है और पोहा की डेंसिटी ज्यादा होती है। दैट इज अ सिंपल थिंग। हम लोगों ने जितनी भी चीजें समझी उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। पहली चीज समझी, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज नॉट अ मैटर। तीसरा पढ़ा व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ। चौथा पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। फिर सबकी एक्टिविटी पढ़ी और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 3 चीजें समझी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, ब्राउनियन मूवमेंट। और ये सारी चीजें समझने के बाद यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड स्टे ट्यून। ऐसे ही वीडियो और भी आगे बनाते रहूँगा और आप इसे देख के लर्न करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।